तो आईसी हमारी वीपीएस पावर बनाएगी। तो वीपीएस पावर जो हमारी आईसी बना रही है उसका नंबर क्या है, U5200 है। ठीक, इस पे हमारी वी बस की एंट्री हो गई। वी बस की एंट्री के बाद में हमारी क्या हो गई, वीपीएस पावर बन गई कि नहीं बन गई। अब हमको ये देखना है कि ये जो वीपीएस पावर है हमारी, ये वीपीएस पावर किस किस आईसीयों पे जा रही है। क्यों, क्योंकि अब हमारी यहाँ पर 3 आईसियाँ हैं। मतलब पहली आईसी तो मान लो ये हो गई, बची 2 आईसियाँ। क्या ये जो वीपीएस पावर है ये दूसरी और तीसरी दोनों में जा रही है, या ये कंडीशन हो सकती है कि ये जो वीपीएस पावर है दूसरी आईसी में जाए और दूसरी आईसी हो सकता है बीओबी पावर बनाते, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और बीओबी पावर तीसरी आईसी में चली जाए। एक कंडीशन ये भी हो सकती है। अब कौन सी कंडीशन है, तो हमको पहले अगर इसको देखना है तो वीपीएस पावर को हम लोग ट्रेस कर लें कि ये वीपीएस पावर कहाँ जा रही है। तो वीपीएस पावर को जो हमने ट्रेस करने चले तो यहाँ पेज नंबर ये 3 है। ठीक है, इसको हमें देखना नहीं है, इसको भी अभी स्किप करेंगे, पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं। ठीक, पेज नंबर 10 पे ये भी अभी आईसी को हम छोड़ देते हैं, ये अभी हमारा बात का टॉपिक है। ठीक है, अभी इस आईसी को भी हमको छोड़ना है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी एक आईसी है U4200, कौन सी है, 00। इस पे क्या आ रहा है, वीपीएस पावर आ रहा है। इस आईसी का नंबर अगर हम लोग देख लें तो इस आईसी का नंबर है 8150। क्या है, तो ये जो आईसी है 8150 PM, कौन सी है, इसके ऊपर वीपीएस आ रही है। इसके साथ में अगर हम देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है, ए लिखा है। इसका मतलब ये हमारी पहली वाली हो गई पावर आईसी कि नहीं हो गई, क्योंकि अब जो दूसरी वाली पावर आईसी होगी उसका नाम क्या होगा, या तो बी होगा या सी होगा जो पावर बनाएगी। भाई जैसे हमने 660 और 660L में देखा तो उसका नाम बी हो रहा था, और वही हम लोग ने 6150 में देखा था तो क्या हो रहा था, सी हो रहा था। तो इसका मतलब वीपीएस पावर जो है U4200 में आ गई कि नहीं आ गई। तो U4200 में यहाँ पर ये एंट्री करी है। अब U4200 में अगर आप देखो तो यहाँ पर जो हमारी वीपीएस पावर है इसमें कितने बक वोल्टेज बना रही है। तो अभी हम किस में, U4200 में 4 नंबर पार्ट पे हैं इसके। ठीक है, अब इधर देख लो, ये इसका 2 पार्ट है, पार्ट सेकंड है, ये पार्ट 4 है। कॉइलों की गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 कॉइलें हो गई कि नहीं हो गई। अब ये देख लो, ये भी हम 4 नंबर पर ही हैं। अब इधर देखो U4200 ये भी है, ये भी अभी क्या है, PM8150 है। 5 कॉइलें उधर हो गई, छठी कॉइल, 7वीं कॉइल, 8 कॉइल, 9 कॉइल, 10 कॉइल। तो PM8150 में कितनी कॉइलें हो गई, 10 कॉइलें हो गई। अब जरा हम और आगे देख लें कि ऐसा तो नहीं कि अभी आगे भी कोई पार्ट हो तो 1 2 कॉइलें अभी और बची हो, हो सकता है नहीं हो सकता है। चलिए 10 ही कॉइल है। ठीक, तो PM8150 के साथ में कितनी कॉइलें आई, 10 कॉइलें आ गई। अब हम लोग किस पे आ गए, U4700 पे, किस पे आ गए। ठीक, U4700 में कितनी कॉइलें हैं। अभी हम पेज नंबर किस पे हैं, 49 पे। तो पेज नंबर 49 पे यहाँ पर इसने जो कॉइल ने जो वोल्टेज बनाए हैं इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया, S1C कर दिया। पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल हो गई। अब पेज नंबर 50 पे देख लें, पहले वाले कितनी कॉइलें थी, 4 कॉइलें थी।
5वीं कॉइल, 6ठी कॉइल, 7वीं कॉइल, 8वीं कॉइल। पेज नंबर 50 पे कितनी कॉइलें आ गई? 8 कॉइलें आ गई कि नहीं आ गई? पेज नंबर 51 पे देख लें, ये लो 9 कॉइल। कितनी हो गई? 9 कॉइल। ठीक, और आगे बढ़ो। ठीक, एक ये भी कॉइल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दिख रही है। यहाँ पर हमारी 8 कॉइलें थी कि नहीं थी? S8 तक थी। नीचे आ गए, ये हमारी कौन सी हो गई? S9 हो गई। 9 कॉइलें मिल गई? नहीं मिली? मिल गई। तो पहली वाली आईसी में कितनी? 10 कॉइलें। दूसरी वाली में कितनी? 9 कॉइलें। आज तक इससे पहले कितनी कॉइलें देखी थी? किसी में 5, किसी में 6, 7 इस तरीके से देखी थी। अब इतनी सारी कॉइलें, अब ये इतने सारे वोल्टेजेस किस काम के लिए बनाएंगे? ये भी तो समझना पड़ेगा। 10 कॉइल वो, 9 कॉइल ये, हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? फिर उसके बाद में जो है ये हमारे एलडीओ वोल्टेज, अब ये देख लो इसके अंदर एक चीज़ और है। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? फॉल्ट एन। क्या पढ़ा था? तो फॉल्ट एन क्या होता था? फॉल्ट का डिटेक्शन। यही होता था कि अगर कोई फॉल्ट होती थी तो 1.8 वोल्ट नहीं आते थे। ठीक, तो अगर फॉल्ट एन को अगर हम देखें, दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ी थी, SPMI क्लॉक डेटा। तो SPMI क्लॉक डेटा क्या था कि CPU क्या करता था? दोनों आईसीयू से कम्युनिकेट करता था। ठीक है, तो SPMI क्लॉक डेटा इसके अंदर भी है। अभी सामने दिख गया तो इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉल्ट एन है, तो फॉल्ट एन को अगर हम सर्च कर रहे हैं तो 3 जगह नाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब इधर देखो, एक फॉल्ट एन यहाँ नाम मिल रहा है। ये कौन सी आईसी है? U4200। ये कौन सी है? PM8150 है। दूसरी जगह फॉल्ट एन कहाँ नाम मिल रहा है? U4700 8150A मिला। तीसरा क्या है? यानी जो फॉल्ट एन है वो 3 जगह से कनेक्टेड है। 8150 से भी कनेक्टेड है, 8150B से भी कनेक्टेड है और 8150A से भी कनेक्टेड है। ये 3 जगह नाम मिला। इसका मतलब ये जो फॉल्ट एन वाला सिग्नल है वो एक जगह से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? एक जगह से निकलेगा और 2 जगह जाएगा। तो अब ये बताओ, ये फॉल्ट एन वाला सिग्नल जो है ये किससे निकलेगा? 8150B से निकलेगा, A से निकलेगा या 8150 से निकलेगा? पहली आईसी हमारी कौन सी है? 8150B है। तो इसका मतलब फॉल्ट एन सिग्नल कौन निकालेगी? B वाली आईसी निकालेगी। और ये आईसी किससे कनेक्टेड हो जाएगी? A से और 8150 से। 8150 मतलब जो हमारा B है वो 8150A से भी कनेक्टेड है और 8150 से भी कनेक्टेड है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये बताओ कि जो हमारा VPH पावर है वो कौन बना रहा है? 8150B। ठीक, उसके बाद सेकंड वाली आईसी कौन सी होगी? 8150A होगी या 8150 होगी? कौन सी होगी? BOB वोल्टेज किससे बन रहे हैं? 8150 से बन रहे थे, 8150A से बन रहे थे? A से बन रहे थे। तो इसका मतलब थर्ड वाली आईसी वो होगी हमारी कि नहीं होगी? तो कहने का मतलब ये है, पहली आईसी हमारी 8150B, दूसरी आईसी हमारी PM8150 हो गई और तीसरी आईसी हमारी PM8150A हो गई। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई?
भाई बी क्या किया है, सबसे पहले कर दिया, ठीक। अब सेकंड नंबर पे आईसी क्या आ गई, 8150 आ गई। थर्ड नंबर पे आईसी क्या आ गई, 8150 ए आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम 8150 बी को देखें तो यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पर भी SPMI क्लॉक डेटा है कि नहीं है। तो इसका मतलब CPU इस आईसी से भी कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये 8150 ए देखो हमारी क्या है, VOB वोल्टेज बना रही है कि नहीं बना रही, ठीक। तो VOB वोल्टेज हमको कितने मिलेंगे, 3.7। अगर कॉइल पे चेक करोगे तो 2 वोल्ट मिलेंगे, कॉइल पे 2 वोल्ट, लेकिन जब यहाँ से वोल्टेज निकलेंगे तो ये बढ़ के निकलेंगे, तो यानी बूस्ट हो गए वोल्टेज कि नहीं हो गए। बक इसने किया, बक वोल्टेज इसने बना दिए और बूस्ट यहाँ से निकल गया, तो इसीलिए इसका नाम VOB हो गया, बक एंड बूस्ट वोल्टेज, ठीक है। अब ये जो हमारी आईसी है जिसको हम लोग देख रहे हैं, अभी हम ये U4700 को देख रहे हैं, ठीक। इसका कंट्रोल सेक्शन देख लेते हैं। ये तो हमारा बक वाला सेक्शन हो गया कि जो कि बक वोल्टेज बनाएगा, ये भी बक वोल्टेज वाला सेक्शन है इसका। एक चीज़ देख लो, यहाँ पर हम लोगों ने फॉल्ट एन वाली पिन देखी थी, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देख लो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रीसेट इन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रीसेट इन लिखा हुआ है। एक हमारा क्या लिखा हुआ है, PS होल्ड लिखा है। क्या लिखा है, तो अगर हम इसकी बात करें रीसेट इन की, ठीक, तो रीसेट इन हमारा ये टेस्ट पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है, दिया है, ठीक। तो इस टेस्ट पॉइंट के ऊपर हमको 1.8 वोल्ट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो कंपनी ने टेस्ट पॉइंट दे दिया, ठीक। इसके साथ में ये PS होल्ड वाला पिन है। PS होल्ड वाली पिन कहाँ से आती है, हमारे CPU से आती है। कहाँ से आएगी, CPU से आएगी। तो ये हमारा U3100 हमारा CPU हो गया, ये MSM, ये PS होल्ड हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। यहाँ पर क्या लिखा है, SM8150, यहाँ क्या लिखा है, SM8150, PM8150 नहीं लिखा है। ये क्या है, SM8150, ये हमारा क्वालकॉम का CPU है। तो क्वालकॉम के CPU के साथ में आपको MSM भी लिखा हुआ मिलता है, और साथ में आपको क्या मिलेगा, SM81, मतलब SMB सीरीज़ मिलेगी आपको, जैसे MSM 8953। तो ये हमारा क्या है, CPU का नंबर है, ठीक। SM8150 ये हमारा क्या है,
CPU है। बात समझ में आई? यहाँ पर क्रिस्टल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? 38.4 मेगाहर्ट्ज़ का। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, XTAL इन 1 और XTAL आउट। ये दोनों पिनें आपस में जुड़ी हुई हैं कि नहीं जुड़ी हुई हैं? जुड़ी हुई हैं। तो अब अगर हम देखें यहाँ पर कि जो हमारा PM8150B है, ये आगे PM8150B पे पहले हम PM8150 जो B है उसका एक नंबर देख लें, एक पार्ट। तो यहाँ पर हमारा VPS पावर है, ठीक। अब ये U5200 का सेकंड पार्ट देख लें। ये तो हमारा ग्राउंड वाला पार्ट है, ठीक। यहाँ से भी हमारा कोई बाकी LDO नहीं बन रहा है, ठीक। अब U5200 का फोर्थ पार्ट देख लें। तो फोर्थ पार्ट भी हमारा बक और LDO से लेना देना नहीं है। ये भी GPIO का दे रखा है, ठीक है। इससे भी अभी हमारा लेना देना नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब जो पहली वाली हमारी IC है 8150B, वो हमारी क्या बना रही है? सिर्फ VPS पावर बना रही है, ठीक। अब ये जो VPS पावर है U5200 से निकलने के बाद अब कहाँ जाएगी? किस पे जाएगी? 8150 में जाएगी। तो 8150 हमारी कौन सी IC है? U4200 है, कौन सी है? तो U4200 का फर्स्ट पार्ट देख लें। U4200 के फर्स्ट पार्ट में तो हमारा कोई मतलब की चीज़ है नहीं। सेकंड में देख लें, तो सेकंड में यहाँ पर हमारा क्रिस्टल वगैरह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। इसको भी अभी हमको नहीं देखना है। U4200 का थर्ड पार्ट GPIO, फोर्थ पार्ट ये हमारा क्या आ गया? VPS पावर। बात समझ में आई? तो फोर्थ पार्ट हमारा VPS पावर बन रही है। हेलो, हाँ,
अभी हम आ जाएंगे तब बताते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्या है, U4200 का ये हो गया। ठीक, फोर्थ पार्ट हो गया जो कि हमारा क्या बना रहा है, बक वोल्टेज बना रहा है। फिफ्थ पार्ट जो है, सॉरी, ये भी हमारा बक वोल्टेज बना रहा है। ठीक, सिक्स्थ पार्ट में आ गए, क्या बन रहा है, LDO बन रहा है। अब LDO बनने के लिए हमको कौन कौन सी सप्लाइयाँ चाहिए, यानी 6 नंबर वाली कॉयल वाली चाहिए। 6 नंबर कॉयल हमारा कितना बना रही, 0.9 वोल्ट। 5 नंबर वाली कॉयल हमारी क्या बना रही, 2.0 वोल्ट। इसका मतलब ये हमारा हायर LDO हो गया, ये हमारा लोअर LDO हो गया। तो इसका मतलब इसके LDO बनने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, हायर LDO चाहिए, लोअर LDO चाहिए, BOB सप्लाई भी चाहिए, और साथ में जो सेकंड वाली IC है उसकी जो 8 नंबर वाली कॉइल से सप्लाई आ रही है, एसेट सप्लाई जो है 1.3 वोल्ट, उसका भी चाहिए। तब जाके यहाँ पर हमारे वोल्टेजेस बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो हमारे वोल्टेजेस बन रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जितने भी यहाँ LDO वोल्टेज बने हैं कंपनी ने उसके आगे L1A, L2A, L3A, मतलब सबके साथ में क्या लिख दिया है, L लिख दिया है। लिख दिया L कि नहीं लिख दिया, L14A, L15, 16, 17, 18, ये सारे वोल्टेजेस हमारे लिख दिए हैं कंपनी ने। तो पहली वाली जो IC है उसको बक वोल्टेज बनाने के लिए VPS चाहिए, और LDO वोल्टेज बनाने के लिए कितनी सारी सप्लाइयाँ चाहिए, हायर LDO, लोअर LDO, BOB वोल्टेज, साथ में सेकंड वाली IC की एसेट सप्लाई, ठीक, साथ में BOB वोल्टेज चाहिए। बात समझ में आई? अब अगर हम इसका U4200 7 नंबर नहीं है, 6 तक है। तो IC में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि नहीं हुआ है? तो अगर हमको इसको रिपेयर करना है तो थोड़ा सा सर्किट डायग्राम को डिटेल में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन से वोल्टेज किससे बन रहे हैं, कौन से वोल्टेज किससे नहीं बन रहे हैं। मतलब वो सीधे सीधे वाली कहानी ख़त्म हो गई कि भैया हायर LDO और लोअर LDO निकल रहा है तो बस VPS पावर तो आ ही रहा होगा और सीधे से हमारे LDO वोल्टेज बनने लगेंगे। अब इसमें हमको ये देखना पड़ जाएगा कि कौन से LDO नहीं बन रहे हैं, और कौन से LDO अगर नहीं बन रहे हैं तो किससे नहीं बन रहे हैं। क्योंकि सभी LDO की अब यहाँ कहानी बदल चुकी है। अगर L1, L8 और L11 नहीं मिल रहा है तो आपको ये वाली लाइन चेक करनी है। अगर L2 और L10 नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब सेकंड वाली IC की BOB वोल्टेज चेक करनी है। अगर आपका ये नहीं मिल रहा है तो भी ये लाइन है। ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ये लाइन चेक करनी है। ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो ये लाइन है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया है कि नहीं हो गया है? लेकिन जो हमारा बेसिक एक था वो वही रहा। बेसिक रहने का मतलब ये है कि जो भी हमारी पावर IC होगी वो क्या बनाएंगी, बक वोल्टेज बनाएंगी,
और LDO वोल्टेज बनाएंगी, और बाकी कुछ उसकी पिनें कंट्रोल होंगी कि जो कुछ सेक्शंस को कंट्रोल करेंगी। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि अब जो बक और LDO हैं, कौन सा बक नहीं बन रहा है या कौन सा LDO नहीं बन रहा है, उसके लिए हमको बैक ट्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, सर्किट डायग्राम देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बात समझ में आई? पहले तो क्या होता था, सीधा VPH पावर चेक किया और बाकी आगे की वोल्टेज देखा, बक या LDO नहीं बन रहा है, सीधा पावर बदल दिया। लेकिन अब सोच समझ के हमको बदलनी पड़ेगी कि कौन सी बदलें, 8150 बदलें कि 8150A बदलें। देखना समझना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से दोनों रिलेट कर रही हैं। कुछ वोल्टेजेज ये बनाएगी, कुछ ये बनाएगी। और पहली वाली IC के सारे वोल्टेज ऐसा नहीं कि पहली वाली अपनी मर्जी से बना रही हो, उसके लिए भी बिना सेकंड वाली IC से वोल्टेज लिए नहीं बना रही। मतलब एक कंडीशन ये होती कि पहली IC अपने वोल्टेज बनाती और उसी के सारे बक वोल्टेज लेके अपने सारे LDO बना देती, काम खत्म हो जाता। तो दूसरी IC से कोई रिलेशन रह जाता, दोनों सेपरेट हो जाती। भाई दूसरी IC को VPH पावर दे देती, वो अपनी सारे वोल्टेज बना देती। तो ये हो जाता, भैया टोटल 20 वोल्टेज चाहिए, 10 वोल्टेज ये IC बनाएगी, 10 ये बनाएगी, तो काम खत्म हो जाता। अगर ये वोल्टेज नहीं बनना है, सीधे ये बदल दो। अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है अगर पहली IC वोल्टेज कोई नहीं बना रही LDO, तो हो सकता है सेकंड वाली ने नहीं बनाया, उसके चक्कर में पहली नहीं बना रही। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसलिए दोनों ही ICओं को हमको देख समझ के और उनकी टेस्टिंग करके तब हमको अपना बनाना पड़ेगा। बात समझ में आई? लेकिन कॉमन जो चीज़ रहेगी कि VPH पावर जो पहली IC बनाएगी वो हमारी आगे की दोनों ICओं में VPH पावर जा रही है। VPH पावर तो दोनों में जा रही ना, कि नहीं जा रही? तो VPH पावर पहली IC ने बनाई तो वो VPH पावर आगे दोनों ICओं में भी जा रही है। आगे बात समझ में कि नहीं? इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि अगर आप सारे बक और LDO बनाओगे तो 3 IC आपको, मतलब पहली IC तो मान लो स्किप भी कर दो कि केवल एक VPH पावर उठा लिया और सेकंड वाली IC में और थर्ड वाली IC में एंट्री करा दिया। अब सेकंड वाली IC से कौन से वोल्टेज बने, कौन से मॉडम वोल्टेज होंगे, कौन से एप्लीकेशन प्रोसेसर के होंगे, कौन से कोर के होंगे, कौन से हमारे GFX के वोल्टेज होंगे, ये सारी चीज़ें आप ट्रेस करते चलोगे, सारी लाइनें आपकी CPU पे पहुंचा देगा कि नहीं पहुंचा देगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक IC जब तक थी तब तक आसान काम था, 2 IC हो गई तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, 3 ICयाँ आ गई तो अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन आ गया। अब कितनी कितनी कॉइलें लग रही हैं? 20-20 कॉइलें लग रही हैं, यानी कितने वोल्टेज? क्यों? क्योंकि ये सब जो मोबाइल हैं, ये सब क्या है कि ये मोबाइल हाई डिफिनेशन वाले मोबाइल, मतलब HD डिस्प्ले या साथ में गेम के सपोर्टेड, क्योंकि आजकल के टाइम पे आदमी को हाई रेजोल्यूशन गेम खेलना होता है। तो अब हाई रेजोल्यूशन गेम खेलना है तो उसके लिए उसका प्रोसेसर भी हैवी चाहिए, मतलब जनरल प्रोसेसर तो काम करेगा नहीं। और जब अच्छा प्रोसेसर चाहिए, हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए, तो उसको वोल्टेज और पावर कंजप्शन भी तो होगा उसके अंदर, कि नहीं होगा? तो ज़्यादा पावर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो ये सब गेमिंग फ़ोन या ये सब जो फ़ोन होते हैं ये ज़्यादा हीट भी होते हैं, कि नहीं होते हैं? और इसीलिए जैसे MI के पोको वगैरह फ़ोन या अदर फ़ोन, इसके लिए कंपनी हीट को एब्जॉर्व करने के लिए, उसके हीट को रिड्यूस करने के लिए अंदर कॉपर का एक चपटा सा पाइप टाइप का भी लगाती है। उसके बाद कॉपर की एक पतली सी प्लेट भी लगाती है कि जो प्लेट उसकी हीट को एब्जॉर्व करे। CPU के ऊपर कूलिंग पेस्ट लगाएगी, थर्मल पैड लगाएगी। तो जब भी रिपेयरिंग करने वाले अक्सर करके कूलिंग पेस्ट या थर्मल पैड हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको IC निकालना है। तो IC निकालने के लिए जो IC के ऊपर पेस्ट लगा होता है, जनरली रिपेयरिंग वाले उसको हटा देते हैं। या कंपनी जो ऊपर सील्ड लगाती है, सील्ड के बीच में जो जगह छोड़ती है वहाँ पर एक पतली सी कॉपर की लेयर टाइप की चिपका देती है, जो हमको देखने में ऐसे पन्नी टाइप की दिखाई पड़ती है, लेकिन अगर हम उसको पलट के देखें तो पीछे कॉपर की लेयर दिखाई पड़ती है। लेकिन जो आदमी रिपेयरिंग करने चलता है वो सब उखाड़ उखाड़ के सब फेंक देता है,
और जब कस्टमर को सेट बना के दे देता है तो आगे चल के उस टाइम पे तो कुछ नहीं, सेट ऑन हो जाता है, लेकिन आगे चल के उसको प्रॉब्लम फेस होती है। इसके लिए अब मार्केट के अंदर थर्मल पैड अलग से आने लगे हैं। जो थर्मल पैड होता है वो अलग से आने लगे हैं। कूलिंग पेस्ट तो पहले से ही आता था। तो अगर इस तरह के कोई CPU हैं या पावर है, अगर आप लगाना चाहें तो ऊपर अगर आपके पास में मतलब जगह है या उसमें लगा हुआ था तो उसमें थर्मल पैड वगैरह लगा दें या कूलिंग पैड लगा दें। कि जैसे हमारे कंप्यूटर के CPU होते हैं उसमें हीट सिंक लगी होती है। उसके बाद हीट सिंक के केवल कंपनी हीट सिंक नहीं लगाती, हीट सिंक के बीच में क्या होती है, थर्मल पैड भी लगा देती है या कूलिंग पेस्ट लगाती है। CPU के ऊपर क्या लगा देती है, कूलिंग पेस्ट लगाने के बाद तब हीट सिंक लगाई जाती है और फिर उसका फ़ैन चलता है, तब जाके उसको ठंडा करता है। आज के टाइम पे मार्केट में जो LED रिपेयर करने वाले होते हैं, कौन, LED बल्ब या LED ये सब जो बड़ी बड़ी LED आती हैं, पैनल आते हैं, इनको जो रिपेयर करने वाले होते हैं तो LED जो पैनल होता है ये भी जब जलता है तो बहुत हीट होती है। तो अगर कहीं पर कोई बड़ी वाली LED लगी होती हैं या कुछ लगी होती हैं या उसकी प्लेट होती है जिस एल्युमिनियम या हीट सिंक के ऊपर वो टाइट होती है, उसके ऊपर जो LED वगैरह रिपेयर करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कूलिंग पेस्ट लगा देते हैं। अगर आपने कभी रिपेयर कराया हो तो कूलिंग पेस्ट लगाने के बाद तब पैक करते हैं कि जिससे जो LED की हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए और LED ख़राब ना हो। तो उसी तरीके से अगर मोबाइल में आप नॉर्मल मोबाइल बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये सब जितने पोको वगैरह या अदर फ़ोन या जिनके अंदर अदर गेमिंग मतलब फंक्शन है या गेम वगैरह लोग खेलते हैं, हाई डिफिनेशन का जिसके अंदर वीडियो सपोर्ट करता है या हाई डिफिनेशन के गेम सपोर्ट करते हैं, हाई रेजोल्यूशन के गेम सपोर्ट करते हैं, ये इन सारे सेटों पे अगर आप काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद इनके CPU वगैरह के ऊपर आप मतलब पावर IC के ऊपर एक बार फिर भी ना लगाएं, लेकिन CPU के ऊपर या तो थर्मल पैड या कूलिंग पेस्ट ज़रूर लगाएं। नहीं तो क्या होगा कि जब सेट आपका हीट होगा तो हीट होने के बाद वो क्या होगा, सेट रीस्टार्ट मार जाएगा या ऑफ होगा, मतलब इस तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। बात समझ में आई? नहीं आई?